हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए। नमस्कार छात्रों, इस कोरोना काल में हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी अपने घर में ही बेहतरीन पढ़ाई हो, अच्छी तैयारी हो। इसके लिए हम YouTube के माध्यम से आपके लिए ऑनलाइन क्लास के समान वीडियो बनाकर आपको प्रेषित कर रहे हैं। आप मेरी वीडियो को बड़े आसानी से प्रतिदिन अवश्य देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। अब परीक्षा के लिए समय कम बचा है, तो इसलिए मैं इस पाठ का संक्षिप्त सार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कक्षा 10वीं गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण संक्षिप्त सार। संक्षिप्त सार यानी हम लोग इस पूरे दो चर वाले रैखिक समीकरण में अब तक पूरी प्रश्नावलियों में क्या पढ़ चुके हैं, इसका हम एक नज़र में और देखते हैं, जिससे आपकी न्यू टाइप की तैयारी या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी अच्छे से हो सके। तो छात्रों, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a1x धन b1y बराबर c1 और a2x धन b2y बराबर c2। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। अब इसके बाद देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां कितनी है। 4। पहली विधि है विलोपन विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी वज्रगुणन विधि और चौथी है आलेखी विधि। इसके बाद देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का नंबर एक अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध क्या है। एक अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। एक अद्वितीय हल होने के लिए रेखाएं, यदि हम रेखाओं के रूप में देखें इसको, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी या संगामी होती। संगामी का मतलब जब दो रेखाएं एक ही स्थान पर काटती है तो उसको संगामी कहते हैं। तो ये रेखाएं, जैसे एक रेखा और दूसरी रेखा किसी बिंदु पर काटती है, यानी कि एक हल निश्चित रूप से होता है। तो एक अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, संगामी होगी। दूसरा है कोई हल न होने का प्रतिबंध। कोई हल न होने का प्रतिबंध है a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। कोई हल नहीं होने के लिए कब नहीं होगा कोई हल, जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। तो रेखाएं समांतर होगी तो निकाय का कोई हल नहीं होगा या समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है छात्रों, उसी तरह से निकाय के अनंत हल होने का प्रतिबंध। निकाय के अनंत हल होने का प्रतिबंध है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। क्यों? इसमें रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं समपाती होगी, यानी दो रेखाएं एक ही पथ पे जाएगी, इसलिए उसको समपाती कहते हैं। एक ही पथ पर जाने वाली रेखा। तो यहाँ एक रेखा पहले चलेगी, फिर उसी के ऊपर से दूसरी रेखा। तो कितने बार काटते जा रही है एक रेखा दूसरी रेखा को, अनंत बार काट रही है, इसलिए इसके अनंत हल होंगे, यानी कि समपाती रेखा के अनंत हल होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं समीकरण युग्म संगत होगा। समीकरण युग्म जो है वो संगत और असंगत कब होगा। तो समीकरण युग्म संगत होगा कब संगत होगा, जब रेखाएं संगामी या समपाती हो, यानी दोनों रेखाएं, समीकरण निकाय की दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर या अनंत बिंदु पर काटती है तो समीकरण युग्म संगत होता है। जैसे हमने यहां दिखाया है कि यदि एक बिंदु पर दोनों रेखा काटी है तो समीकरण निकाय का एक हल होगा। एक हल होने के लिए और
अनेक हल होने के लिए युग्म जो होंगे वे संगत होंगे। ठीक है। दूसरा है समीकरण युग्म असंगत होगा। कब असंगत होगा? जब रेखाएं समांतर होगी, जब रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, यानी कि निकाय का कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब ये कि समीकरण युग्म जो होगा वो असंगत होगा। तो संगत होने के लिए संगत कब होगा? जब रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, चाहे एक बार काटे या अनंत बार काटे। दूसरी बात, असंगत कब होगा? जब रेखाएं एक दूसरे को काटेगी ही नहीं। तो समांतर स्थिति में दो चर वाले रैखिक समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या है? यह भी आपको न्यू टाइप में या एक नंबर में लिखने आ सकता है। तो इसका सूत्र है x अपान b1 c2। कैसे? जब हम x के नीचे के लिए लेंगे तो इतने भाग को छुपा देंगे, तो b1 c2 c1 b2, b1 c2, ठीक है, और माइनस c1 b2 हो जाएगा। दूसरा y के लिए, तो y वाले भाग को छुपाएंगे तो क्या आ जाएगा? c1 a2 और a1 c2। तो यहां लिखा है y अपान c1 a2 माइनस a1 c2 हो जाएगा। उसी तरह से अब अचर पद के लिए, तो अचर पद को छुपाएंगे तो यहां आ जाएंगे इसके गुणक जो होंगे a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2। यदि हम इस c वाले भाग को इस तरफ लिखेंगे तो यहां पर -1 अपान आएगा, और यदि c को हम x y के पक्ष में लिखते हैं तो यहां पर धन 1 यानी +1 अपान ये वाला भाग आएगा। तो x अपान b1 c2 माइनस c1 b2 वज्रगुणन विधि का सूत्र है, और y अपान c1 a2 माइनस a1 c2 और 1 अपान a1 b2 माइनस b1 a2 तीनों बराबर में रखेंगे। तो ये वज्रगुणन विधि के सूत्र हो गया। जब हम इसको हल करते हैं वज्रगुणन विधि से तो a1 b1 a2 b2 और a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान हम यहाँ पर क्रमशः रखते हैं, और ये अचर पद को x के बराबर और y के बराबर में रख के x और y के मान हल कर लेते हैं। आपने पिछली वीडियो में सब देखा है। समीकरण निकाय। अब एक प्रकार का ये और कोई प्रश्न आ सकता है कि किसी समीकरण निकाय 2x ऋण 5y बराबर 1 में यदि x बराबर 3 है तो y का मान क्या होगा? तो हम तुरंत x का मान x की जगह रख देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, और जो a b c d विकल्प दिए हैं इनमें से कौन सा मान प्राप्त होगा। तो हमने इसको हल करने का प्रयास किया है कि देखो x का मान 3 है, तो 2x ऋण 5y बराबर 1 में x की जगह 3 रख दिया, ऋण 5y बराबर 1 यानी 2 तिया 6 ऋण 5y बराबर 1। अब ये क्या करेंगे, 6 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो ऋण 5y बराबर 1 ऋण 6। फिर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? ऋण 5y बराबर ऋण 5। अब ये ऋण 5 जो होगा y बराबर ऋण 5/5 यानी एक बार कट जाएगा तो 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर a वाला उत्तर जो है बिल्कुल सही होगा, 1। ठीक है। दूसरा, कभी समीकरण बनाने के लिए आता है कथन पर आधारित समीकरण का निर्माण करना। तो इसमें देखेंगे एक चिड़ियाघर में हिरणों एवं सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 है, तो इससे निरूपित समीकरण होगा। मतलब इस जो हमने चिड़ियाघर में हिरणों एवं सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180, सारस के हिरण के कितने पैर होते हैं? 4, और सारस की कितने, सारस जो पक्षी बड़ा वाला होता है उसके कितने पैर होते हैं? 2। तो कुल पैरों की संख्या बोल रहा है। तो भाई 4 गुणित, मान लो हिरण के पैरों को हम x मान लेते हैं और सारस पक्षी के पैरों को हम y मान लेते हैं, तो 4 गुणित x धन 2 गुणित y, 4 गुणित x धन 2 गुणित y बराबर कुल पैरों की संख्या 180। तो 4x धन 2y बराबर 180। इस तरह से इसका समीकरण निरूपित करेंगे। ठीक है छात्रों, तो इस प्रकार से हम संपूर्ण संक्षिप्त सार ग्रहण कर चुके हैं हमने कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या क्या पाठ्य वस्तु का हमने अध्ययन किया है। ये न्यू टाइप के लिए आपकी तैयारी है, और इस पाठ से, इस अध्याय से और बड़े प्रश्न 3 नंबर 4 नंबर की क्या आ सकते हैं उनको देखते हैं हम इसके पश्चात।
ठीक है छात्रों, अभी हमने देखा था वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं कि हमें 3 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो किस तरह से आ सकते हैं। तो 3 नंबर के जो प्रश्नों में जो बड़े प्रश्न है इस अध्याय से, तो जैसे एक एक विधि के एक एक प्रश्नों की आप तैयारी कर लीजिए अच्छी तरह से। जैसे कि विलोपन विधि से समीकरण हल कीजिए। एक समीकरण है 3x धन 4y बराबर 10 और 2x ऋण 2y बराबर 2। तो इस प्रश्नों का जो हल है हमारे YouTube चैनल जीएस पटले की वीडियो पर आप जाएं और वहां पर प्रश्नावली 3.4 में प्रश्न 1 का दूसरा वीडियो को देखें, जिसमें इस प्रश्न का आपको हल दिखाई देगा। उसी तरह से प्रतिस्थापन विधि से हमने प्रश्न लिया है 3x ऋण y बराबर 3 और 9x ऋण 3y बराबर 9। इस प्रश्न को भी आप हल करके देख लीजिए और इसका हल आपको मिलेगा 3.3 में प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा वीडियो देखें। ठीक है, अब वज्रगुणन विधि से भी एक प्रश्न हल कर सकते हैं। 8x ऋण 5 धन 5y बराबर 9 और 3x धन 2y बराबर 4। इस प्रश्न को हल करने के लिए इस प्रश्न का जो हल है हमारी वीडियो में प्रश्नावली 3.5 में प्रश्न क्रमांक 3 पर। तो प्रश्न क्रमांक 3 का वीडियो जो है आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे। उसी तरह से आलेखी विधि से यदि एक प्रश्न हल करके देखना है और उसकी प्रैक्टिस करना है आपको, तो 2x धन y ऋण 6 बराबर 0 और 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। इस प्रश्न को आप हल करके देखें और इसका हल देखना है आपको, तो प्रश्नावली 3.2 में प्रश्न 4 का तीसरा इस प्रश्न की वीडियो आप देख सकते हैं। उसी तरह से अब ये 4 प्रश्न तो विधि के आधार पर आपको हल करके देखना है, जिससे कि आप परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको चारों प्रश्नावली चारों प्रकार की विधियों से समीकरण हल करते आता है। तो इसके बाद और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है कि प्रतिबंध पर आधारित जो प्रतिबंध हमने तैयार किए हैं कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा या उसका कोई हल नहीं होगा या उसके अनेक हल होंगे, तो इन प्रतिबंधों पर आधारित भी एक प्रश्न आपको जरूर आता है। तो पहले तो आपका जो भी समीकरण निकाय दिया रहेगा उस समीकरण निकाय की तुलना व्यापक समीकरण से करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 से आप तुलना कर लीजिए और तुलना करने के बाद जिस प्रतिबंध के लिए कहा जाएगा, यदि एक अद्वितीय हल होने के लिए कहता है तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 लगा सकते हैं। यदि कोई हल नहीं के लिए आता है तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 में आप मान रख सकते हैं। और अनेक हल के लिए यदि पूछता है तो अनेक हल के लिए a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 में के कोई दो भाग में आप मान रख करके इस अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 सिलेक्टेड प्रश्न है। प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक 2 के पहले और दूसरे प्रश्नों को ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये आते हैं a और b के किन मानों के लिए समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। 2x धन 3y बराबर 7 और a ऋण b x धन a धन b y बराबर 3a धन b ऋण 2। ये एक समीकरण निकाय है, इसमें आपको a और b का मान ज्ञात करना है। किस शर्त के लिए? अनेक हल होने के लिए। दूसरा, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। k के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकाय है 3x धन y बराबर 1, 2k और दूसरा है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। इसको आपको निकाय का कोई हल नहीं होने वाली शर्त के लिए k का मान निकालना है। तो आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल के इन शर्तों में रखना है और तिर्यक गुणा करके एक अज्ञात राशि का मान k का मान निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से अब ये तो हो गया प्रतिबंध पे आधार पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। आपको चारों विधियों में से किसी भी एक विधि पर प्रश्न आ सकते हैं, आप ऐसी तैयारी कर लीजिए। और इसके बाद कथन पर आधारित प्रश्न भी आते हैं। तो कथन पर आधारित मैं सिलेक्टेड 2-3 प्रश्न और बता दूं, ताकि हालांकि प्रश्न
कथन पर आधारित बहुत से प्रश्न हैं, उनकी आप मेरे YouTube चैनल पे पूरे बने हुए हैं, सारे प्रश्नों को आप देखें। लेकिन मैं जो सिलेक्टेड प्रश्न बता रहा हूं, इन प्रश्नों को भी विशेष रूप से देख लीजिए। तो देखते हैं कथन पर आधारित प्रश्न। छात्रों, अभी हमने देखा था विधियों पर आधारित प्रश्न। इसके बाद कुछ प्रश्न कथन पर आधारित भी आपको आ सकते हैं, जिनमें चुनिंदा प्रश्नों को हमने लिया है। जैसे पहला है 7 बल्ले एवं 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपए है तथा 3 बल्ले व 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपए है, तो प्रत्येक बल्ले एवं गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल को का पूरा हल प्रश्नावली 3.3 प्रश्न 3 का तीसरा प्रश्न है। इसे आप हमारे YouTube चैनल में बनी हुई वीडियो में आप देख सकते हैं। दूसरा है किसी भिन्न के अंश में से 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है तथा हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हमारे YouTube चैनल की प्रश्नावली 3.5 प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरे प्रश्न में देख सकते हैं इसका हल। प्रश्न 3, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू के आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोने की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, तो नूरी व सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करो। इसे भी आप प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न क्रमांक 2 के दूसरे प्रश्न में आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना अंकों को उलटने पर या पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात करो। इस प्रश्न का हल 3.4 में प्रश्न 2 का तीसरे में आप देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसे आप प्रश्नावली 3.6 में प्रश्न 2 का पहला प्रश्न में हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो छात्रों, इस तरह से आपके लिए हमने पूरे इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण वाले अध्याय का संक्षिप्त सार, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विधि पर आधारित प्रश्न, शर्तों पर या प्रतिबंध पर आधारित प्रश्न और कथन पर आधारित प्रश्नों का एक संकलन आपके सामने इस वीडियो में रखा है। इस वीडियो को आप अवश्य देखें और इतनी तैयारी आप कर लेते हैं तो इस अध्याय की आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद।